Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education। तो लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर को कंप्लीट किया था और उसका पूरा टॉपिक को कवर किया था। This video onwards we will start with our second chapter, that is life processes in living organism part 1। इस पार्ट में हम कुछ प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे जो अपने बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि लास्ट चैप्टर में जैसे हमने प्रोटीन का सिंथेसिस देखा था, इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट द एटीपी प्रोडक्शन। यस, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता था ये हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी कर लिया। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है और उससे रिलेटेड हम सब इंफॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसे ही हमारे एनर्जी की बात आती है, आपको सबसे पहले पता होगा कि हमारे बॉडी में क्या 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 चीज़ें होती है। तो सिस्टम होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम होता है, और वो ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? तो ऑर्गन्स से बनता है। और वो ऑर्गन्स किससे बनते हैं? तो बहुत सारे टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तब टिश्यू बनता है। तो अब ये सेल्स यानी कि सिस्टम ही हो गया उस हिसाब से। तो ये सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेयर डू दिस सेल्स गेट एनर्जी? तो दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एटीपी। एटीपी ही एनर्जी है, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलेंगे हम। तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो एनर्जी वी गेट इज फ्रॉम द फूड। बहुत सारे फूड मटेरियल हो गए जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। Then on the second number it is fats, and on the third number on our list is the protein. So first carbohydrate से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, then fat से, and then third is the protein. अब ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ों से मिलती है? That we consume in our day-to-day life is the protein, which may include milk, meat, chicken, eggs, and cheese, milk products is there, yogurt is there, and many more vegetables and fruits are there. अब फैट्स की जब हम बात करेंगे तो ऑयल आता है, हर टाइप का ऑयल है, घी है, या कोई भी मीट का प्रोडक्ट है जिसमें फैट होता है, तो वो सब फैट्स की चीज़ें होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्ब्स, the sugar content or the sugary substance comes first, like the banana is there, citric fruits are there, then the bread one is there, and corn is there, and many more things, fruits and many vegetables are there which contain carbs. तो सबसे ज्यादा कार्ब से एनर्जी मिलती है, देन फैट्स एंड देन प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं एटीपी है क्या और एटीपी बनता कैसे है। तो इसके 3 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। द फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड स्टेप इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्रेब साइकिल की स्टेप भी बोलते हैं। क्रेब साइकिल इज अनदर नेम फॉर इट। एंड द थर्ड स्टेप इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब इसके स्टेप तो हम समझ लिए कि 3 स्टेप से बनती है, उसको डिटेल में भी देखेंगे। बट एटीपी है क्या? तो आपको पता होगा हमारे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं जिससे एटीपी का, यानी हमारे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एटीपी फॉर्म होता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या? सो सेलुलर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना इज नथिंग बट दी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और जिससे एनर्जी बनती है। और ये बहुत सारे स्टेप से होके गुजरती है, जो कि हमने अभी देख लिया 3 स्टेप से होके, उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो एनिमल्स में होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें क्या ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बट in anaerobic respiration, oxygen is not used to make the ATP. So यहाँ पे oxygen is not used, but in aerobic respiration oxygen is used. अब anaerobic respiration किस में होता है? तो माइक्रोब्स हो गए या बैक्टीरियाज हो गए। तो हम आगे जाके उसे भी देखने वाले हैं कि anaerobic respiration कहाँ पे यूज होता है और कौन कौन करता है। बट एक बेसिक आइडिया आपको पता होगा कि हम अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ले, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन बनता है या यूज भी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल है, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल नहीं है। अब एटीपी एक्चुअली में है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिनाइन, व्हेन देन इट
राइबोज से जब वो कनेक्ट होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट होता है, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसे नाम दिया है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आप देख सकते हैं ये सभी के सभी निगेटिव साइन में है, यानी वो एक दूसरे से रिपेल करेगी। ये तीनों जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो तीनों भी निगेटिव साइन में है, देयरफॉर दे विल रिपेल विथ ईच अदर। और यहाँ पे कोई भी एंजाइम आके उन्हें कट करेगा, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और जब एक फॉस्फेट ग्रुप एग्जिट होगा तो वो ट्राई के बदले डाई होगा, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और यहाँ पे जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन होके वो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, यानी कि ATP का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ATP एक तरह की एनर्जी करेंसी है। अब एनर्जी करेंसी मीन्स व्हाट? अभी आप फॉर एग्जांपल मार्केट में जाओगे, अब मार्केट में जाओगे तो आपको किसी भी चीज़ खरीदने से पहले उसके लिए आपको मनी देना पड़ेगा, और आप जब मनी दोगे तभी आपको वो रिटर्न में चीज़ मिलेगी। वैसा ही ATP का है। अगर आप ATP किसी चीज़ के लिए दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कोई काम करके मिलेगा अपने बॉडी में। तो वो कोई भी काम हो सकता है, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी फिजिकल। तो कोई भी वर्क करने के लिए आपको ATP लगेगा, एंड ATP इज नथिंग बट द एनर्जी। और इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज एनर्जी करेंसी। तो अब हम देखते हैं कि ATP एक्चुअल में बनता कैसे है। तो मैंने जैसे बताया इसके 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। तो ATP का पहले हम देखेंगे कि बनता कैसे है। तो फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो व्हेनेवर यू ईट समथिंग, यहाँ पे क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लिया है, यानी कि कार्ब्स का एग्जांपल लिया है। जैसे आपकी कार्ब्स आपके बॉडी में एंटर करेगी, वो स्टमक में जाएगी, स्टमक उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये जब स्मॉल पीसेस आपके जो एब्जॉर्ब हो गए स्टमक में, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अब ये एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, वहां पे सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक पर्टिकुलर जो थिंग्स होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड कार्ब्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे क्या होएगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट हम 2 ATP को इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके हमें 4 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके साथ 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यानी कि पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ, और उसके बाद हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट के रूप में 4 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल रहा है। और यहाँ पे इसी प्रोसेस में पायरुवेट एंजाइम होता है, वो एंजाइम कन्वर्ट होके एसिटाइल को एंजाइम A, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आगे की प्रोसेस में यही काम आने वाला है। तो यहाँ पे पायरुवेट एंजाइम यानी कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जाएगा, तो हमारी क्रेब साइकिल में जाएगा। तो क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं क्रेब साइकिल होती कहाँ पे है। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अभी आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है। ATP यानी कि एनर्जी करेंसी वहां पे ही बन रही होती है। तो एक मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है। 2 मेम्ब्रेन आते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस बचती है उसको इनर मेम्ब्रेन्यूलर स्पेस बोलते हैं। देन कम्स ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इसे क्रिस्टे बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ क्रिस्टे। देन माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन राइबोसोम एंड DNA एंड कम्स द मैट्रिक्स। जो ये रेड कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, इसके अंदर दीज आर द मैट्रिक्स। तो हमारा काम किससे है, तो मैट्रिक्स से है। The whole process of the Krebs cycle will be done in the matrix. मैट्रिक्स के अंदर ही ATP का प्रोडक्शन होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से कहाँ जाता है, तो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और मैं आपको बता दूं ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, और साइटोप्लाज्म में ये सब हो जाने के बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कहाँ चला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, मैट्रिक्स के पास। अब मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A का जो एसिटाइल है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बच जाता है सिर्फ कोएंजाइम A। और बाकी का गिवन प्रोडक्ट तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीच में क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, NaDH2 एंड FADH2, ऐसे 4 टाइप्स के हमें
मॉलिक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल के बाद आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, दैट विल बी द लास्ट स्टेप इन एनर्जी करेंसी प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, एक साइक्लिक चेन का रिएक्शन बनेगा और वो साइक्लिक चेन का रिएक्शन बार बार रिपीट होते जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो कैसे, तो एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है, एंड सेम विद द FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एक मॉलिक्यूल NADH2 का 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल देता है, और इस हिसाब से ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी, इसीलिए इसे साइकिल बोला गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और इस तरह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे उसने क्या दिया, तो एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी दिया। अब इन केस ऑफ हंगर या फास्ट होता है, तो फास्टिंग के टाइम क्या होता है, फैट्स या लिपिड्स बॉडी में की या प्रोटीन्स होते गए, तो ये सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं इस डायग्राम में। तो इन केस ऑफ हंगर या फास्टिंग के दौरान लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में सेव होते हैं, तो वो सिंपल कंपाउंड्स में फर्स्ट कन्वर्ट हो गए एंड देन फिर वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू एनर्जी मिलेगी। सेम विद द कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप है, उससे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड देन फिर थ्रू क्रेब्स साइकिल वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सेम लिपिड्स का यहाँ पे सिंपल चीज में पहले कन्वर्जन होगा, यानी कि फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में। As I said before that amino acids are the molecules from which proteins are made, they are the building blocks। तो सिंपल में कन्वर्ट हो गए, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें एटीपी मिलेगी। अब जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके कोई माइक्रोब्स हो गए जिससे हमें वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक विनेगर, विटामिन्स, एंड जो सेल्स होते हैं बॉडी में लाइक एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल्स, तो ये अनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, सेम विद फर्मेंटेशन के प्रोसेस से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ईस्ट के टाइम पे अल्कोहल आ जाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो किससे, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनेंगे। और वो फर्मेंटेशन किससे होगा, तो पाइलोबिक एसिड से होगा, और ये ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस से पाइलोबिक एसिड बन गया, फिर उससे फर्मेंटेशन होके प्रोडक्ट्स बन गए। यहाँ पे फर्मेंटेशन होके अल्कोहल बन गया इन केस ऑफ यीस्ट, यहाँ पे फर्मेंटेशन बन के लैक्टिक एसिड बन गया इन केस ऑफ सेल्स, वेरियस सेल्स। तो यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस बहुत ही इजी है, और इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑल्सो। एंड देन कम्स अमीनो एसिड का टॉपिक आ जाता है। अमीनो एसिड का टॉपिक मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और सिंपल मॉलिक्यूल्स ही बहुत चीज़ें देती है हमारे बॉडी को चलने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम इज नथिंग बट द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती बट रिएक्शन को स्पीड अप करती है। तो एंजाइम भी स्पीड अप करता है रिएक्शन को, लेकिन उसका कोई पार्ट नहीं होता उसमें जो बच जाता है। और एंजाइम बनने के लिए अमीनो एसिड यानी कि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, लाइक अमीनो एसिड बहुत सारे जब साथ में आएंगे तब प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो वही है अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन। तो जब अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, जैसे कि स्किन में मेलानिन या केराटिन, हेयर में, तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि अमीनो एसिड से बनते हैं। बोन्स में ओसिन हो गया, या बहुत सारे सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है वो अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीनियस इन नेचर होती है। पैनक्रियाज में इंसुलिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, तो वो भी किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन भी अमीनो एसिड से ही स्टार्ट होता है। मसल्स में एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, तो ये सब अमीनो एसिड से बनते हैं। या हेमोग्लोबिन हो गया हमारे ब्लड में, या एंटीबॉडीज हो गए, तो इन सब के लिए अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोटीन। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो प्रोटीन को हमेशा हमारे डाइट में इंक्लूड किया करो। एंड दैट वाज अबाउट द टॉपिक।
एग्ज़ाम टिप नंबर 3, रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स। रिवीजन को अपने स्केड्यूल का एक पार्ट बनाएं।